कहा गया है कि जो बेहद जरूरी है उससे बेखबरी अच्छी नहीं होती है। आज का जी। दिन बहुत खास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ भी है और इस मौके पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उन्होंने कहा कि ये शिक्षा ही है जिससे देश को सफल बनाने की ताकत है। मतलब शिक्षा में देश को सफल बनाने की ताकत है, देश का भाग्य बदलने की ताकत है। 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का बहुत ज्यादा महत्व है। उन्होंने और भी बातें कही हैं। उन्होंने समान शिक्षा, सबों को समान शिक्षा और समान अवसर की भी बातें कही है। तो बातें तो कहने को बहुत कुछ होती है, लेकिन धरातल पर वह किस रूप में क्रियान्वित होता है वह भी देखने की जरूरत होती है। इससे जुड़े बहुतेरे सवाल हैं, तो इस सवाल पर हम आगे आएंगे। इससे पहले मैं अपने अतिथियों का परिचय करा देना जरूरी समझता हूँ। तो एक हैं हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अलका आनंद। ये बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं। इन्होंने उच्चतर शिक्षा बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने अन्य डिग्रियां भी ली हैं, कई किताबें भी लिखी हैं। और खास बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कविताओं की किताब का अनुवाद भी किया है, जैसा कि बताया गया है और मुझे जानकारी मिली। इनको कई पुरस्कार भी मिले हैं। इसके अलावे आकाशवाणी दूरदर्शन से भी जुड़ी रही। उसके बाद अभी हमारे साथ हैं फरहा खान जी। फरहा खान जी की यात्रा भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबी रही है। और इन्होंने सिराज अहमद खान की बिटिया होती है ये जो है। जी। जी। और ये मुंशी रघुनंदन प्रसाद सरदार पटेल महिला पीजी कॉलेज बाराबंकी में सहायक प्राध्यापक हैं। वे एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर भी होती है और फैमिली कोर्ट बाराबंकी में काउंसिलर। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन फिर सीए से एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने की है। फूड और न्यूट्रिशन में भी इनको विशेषज्ञता हासिल है। इनके पिताजी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। तो कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परिवार में शिक्षा का माहौल रहा है। और ये महिला कल्याण विशेषज्ञ। और साथ हैं अमर कुमार जी। तो अमर कुमार जी के बारे में मैं क्या बताऊं। अमर कुमार जी बिहार के वैशाली जिले से हैं। बाजितपुर गांव है, बहुत सुपरिचित गांव है। वहाँ इतिहासकार योगेंद्र मिश्रा हुए थे। मैथिली के कवि भी हुए हैं बहुत नामी हरिमोहन झा, डॉक्टर हरिमोहन झा। इनके परिवार में भी शिक्षा का जो माहौल रहा है, इनके चाचा चाची, पिताजी, भाभी, बड़े भाई भी कॉलेज शिक्षक रहे हैं। ये खुद भी शिक्षक हैं, किताबें भी लिखी है और काफी रिसर्च कुछ किया है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में उच्च शिक्षा की जो स्थिति है उसको आप लोग किस रूप में देखते हैं और इसमें कहाँ कुछ सुधार की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री ने बातें कही है और शिक्षा की अहमियत बताई है और शिक्षा, समान शिक्षा की बातें उन्होंने कही है। तो नई शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी काफी, उसके बारे में कहा भी जा रहा है। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप, हम अलका जी से ही शुरू करें। बताएं कि आप नई शिक्षा नीति में क्या सकारात्मक चीजें देखती है और क्या नकारात्मक है जिसमें सुधार करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है। कि सभी जनों को नमस्कार। ये बहुत ही आज चर्चा के केंद्र में जो विषय उठाया गया है, यह हम कह सकते हैं कि आज के लिए इसकी इम्पोर्टेंस जो है, इसकी महत्ता जो है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी है। चाहे इसके प्रशंसक हो, चाहे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए इसके आलोचक हो। ये कस्तूरी रंगन जी की बरसों की मेहनत का प्रतिफल है, जिसके पीछे अगर किसी व्यक्ति का व्यापक विजन रहा है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। निश्चित तौर पर हमारा इतिहास जो रहा है वह
नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है, तक्षशिला का इतिहास रहा है। तो ये इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह उचित ही प्रतीत होता है कि समग्रता में सम्यक भाव से सभी को शिक्षा एक समान की कोशिश की गई। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि अभिमन्यु को गर्भ में प्रवेश के साथ ही यह जानकारी तो मिल गई थी कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जा सकता, लेकिन बाहर कैसे निकलना है यह अतिशय ही प्रमुख विषय यहाँ भी बनकर उभर रहा है कि हमारी शिक्षा नीति जो इतनी मजबूत कड़ी के रूप में पिरोई गई, क्या उसके लिए अभी हम तटस्थ भाव से आलोचक की भूमिका में देखें तो क्या उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय तैयार थे? इस चीज को और भी हमारे साथ बैठे हुए साथीगण हैं, पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसकी महत्ता को बहुत विस्तृत वे में आपको समझा सकते हैं, बतला सकते हैं। और अमर जी जो समाज शास्त्र के खुद अध्येता भी रहे और आज अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं, वो भी इस पे महत्वपूर्ण रूप से प्रकाश डाल सकते हैं। और बीच की कड़ी में हम लोग तो शामिल होते ही चलेंगे। जी, तो हमारे साथ मनु गौराहा जी भी जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जन्मे पले बढ़े हैं। उन्होंने सागर में ही स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्राप्त की। उसके बाद हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग से मुसलमान तथा ईसाइयों में जाति व्यवस्था पर पीएचडी की। पीएचडी के लिए अनुसंधानरत रहते ही 2004 में अस्थायी रूप से शिक्षकीय दायित्व की शुरुआत की और फिर 2007 में उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला में योगदान दिया। तो इनकी भी करीब 1.5 दशक की शिक्षा यात्रा है और पठन पाठन में सक्रिय हैं। इन्होंने भी कई अनुसंधान आलेख इनका प्रकाशन हुआ है। समाज विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान लेख के लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया है। और हमारे साथ में जुड़ गए हैं मोहंती जी। ये डॉक्टर संजय मोहंती उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित महर्षि कॉलेज ऑफ नेचुरल लॉ में राजनीति व राज विज्ञान विभाग के अध्यक्ष हैं। इन्होंने जेएनयू से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एमफिल और पीएचडी की और दिल्ली विश्वविद्यालय में 8 वर्षों तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवा दी। फिल वक्त अफ्रीकन यूनिवर्सिटी में कार्यरत। तो देखिए, शिक्षा की जो बड़ी समस्या जो गिनाई जा रही है ना, उसमें है कि केंद्र और राज्य के विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों के पद जो है वो काफी रिक्त है, ठीक है ना। और इसके कारण जो कहा जा रहा है शिक्षा छात्र शिक्षक अनुपात की जो बातें होती है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाती है। उसमें होता क्या है कि इससे पढ़ाई का जो स्तर है, जो एक दूसरे से हम अपनी बातों को रख सके, उनको समझा सके विद्यार्थियों को, तो संख्या अधिक होने के कारण उससे भी प्रभावित होता है ये बातें। और उसके बाद भी इस पर ध्यान नहीं है सरकार की। उसके बाद फिर आ गया है आपको सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो है, इसकी इससे भी बहुत तकरीबन परेशानियां हैं। फिर निजीकरण की भी बातें हैं जो लोक कल्याणकारी राज्य है, और इस अपने लोक कल्याण के कामों को जो है आउटसोर्स कर देने की भी बात है। तो इसको आप अमर कुमार जी, आप ही कुछ बताइए कि इसके बारे में क्या सोचते हैं आप। जी, सबसे पहले है कि सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो सरकार जो है वो पूंजीपति या दूसरे हाथों में जो दे दिया है वो बहुत गलत है। क्योंकि उसका जो है हम लोग सिर्फ नीति बना दिए हैं लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। हम तो टीचर्स के अपॉइंटमेंट होता है तो हम यूजीसी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, टीचर्स का अपॉइंटमेंट यूजीसी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जबकि उसका सैलरी है, जो सर्विस कंडीशन है, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, उस पर कोई लागू नहीं होता है। हम रेगुलर टीचर की बात करते हैं, सेल्फ फाइनेंस की टीचर की बात करते हैं। तो सेल्फ फाइनेंस में हम जिस बच्चे को पढ़ाते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं जिस बच्चे को करते हैं, और हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो जुड़ता नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा दिए गए डिग्री को वैध कैसे माना जाता है।
जी तो सबसे बड़ी जो गैप है, ये दोनों के बीच जो गैप है, और अभी जो शिक्षक और इसका शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो दोनों सही नहीं है। जहाँ 3 सेक्शन है उसमें एक ही टीचर है, तो हम पढ़ाई की कैसे बात करेंगे, जी गुणात्मक शिक्षा की कैसे बात करेंगे, है ना। तो हम तो एक तरफ है कि अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि हम यूजी एनईपी ला दिए हैं, तो एनईपी तो ला दिए हैं, लेकिन एनईपी लाने के बाद क्या है कि प्रयोगशाला नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो एनईपी कैसे लागू सही ढंग से होगा। जी। जी, ये महत्वपूर्ण ये सवाल है। और देखिए इसमें एक बात और, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी की जो बात जो हो रही है ना, उसमें जी शिक्षकों जी की जो नियुक्ति होती है तो उसमें मानदंड तो वही रखे जाते हैं जो यूजीसी जो वगैरह का है, जी लेकिन जब जी 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 उनको मानदेय की बात आती है तो उसमें फिर वहाँ जी विसंगतियां हैं काफी है। तो बिल्कुल जी जी शिक्षकों जी तो शिक्षकों की जो समस्या है, उनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, उस पर भी जी तो जी ध्यान देना होगा ना, और इस पर तो जी सरकार जी को जी जी नजर रखनी ही होगी। आप किसी को हाँ जी 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 ड्रीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे करके फिर इत्मीनान हो जी जाना, तो फिर ये जी देश जी। हित में तो नहीं ना कहा जा सकता, और शिक्षा की बेहतरी के नहीं, लिए। कंट्रोलिंग पावर सरकार के पास नहीं है। सरकार पैसा नहीं देती है तो मैनेजमेंट कहता है कि हम पैसा नहीं लेते थे, आपके बात को क्यों मानेंगे। और अधिकांश जो है पूंजीपतियों के हाथ में संस्था चली गई है, तो जो पावर का सेंट्रलाइज हो रहा है वो उनके हाथ में है। तो नियम तो है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। तो इसमें इसमें जो है, आप फरहाद जी, आप जी इसमें देखिएगा, फरहाद जी आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि इसमें जो हो रहा है, इसमें फीस वृद्धि भी अब काफी है। फीस का अंतर जो है सरकारी कॉलेजों की तुलना में, जो डीन यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज जो वगैरह जो खुल रहे हैं, जो दे दिए गए हैं, तो उसमें फीस का भी बोझ जो है वो छात्रों पर ज्यादा पड़ता है, तो वहाँ भी पढ़ना सामान्य छात्र के बच्चे के लिए कोटे की बस की बात बात नहीं नहीं होती है। है। तो जी इसमें जी, आप सही बता रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इधर इन 70 सालों में अगर हम बात करें तो हमारे विश्वविद्यालय, हमारे महाविद्यालय, हमारे विद्यार्थी, इन सब में कई गुना वृद्धि है। अगर मैं बात करूं तो 80 गुना तक महाविद्यालयों में वृद्धि हुई है। आप हर 5 किलोमीटर पर एक महाविद्यालय खुला हुआ मिल जाएगा आपको, हर 5 किलोमीटर। लेकिन साथ में उसकी गुणवत्ता नहीं बढ़ी। अगर मैं गुणवत्ता की बात करूं सर, किसी भी महाविद्यालय की, मैं विश्वविद्यालय तक जा ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ महाविद्यालय की बात कर रही हूँ, तो उसका पाठ्यक्रम, उसकी बेसिक सुविधाएं, जैसे उसका भवन हुआ, खेल के मैदान हुए, पुस्तकालय, इंटरनेट सुविधा, आज की डेट में सर सारी चीजें जो है इंटरनेट ऑनलाइन, सारी चीजें पढ़ाई हो रही, जो भी काम आता है ऑनलाइन आ रहा है, जो भी मैसेज आता है ऑनलाइन आ रहा है, जो भी मीटिंग्स आती हैं ऑनलाइन आ रही है। तो इंटरनेट की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, सर पानी नहीं है कॉलेज में। आप जाइए, हैंडपंप एक लगा हुआ है और उसमें 2000 बच्चा है, हाउ कैन बी पॉसिबल, कैसे संभव है कि एक हैंडपंप से सारे बच्चों का पानी की व्यवस्था हो जाए। शौचालय नहीं है प्रॉपर तरीके के, प्रयोगशाला ही नहीं है, बना हुआ है सर, बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन उसमें इक्विपमेंट नहीं है। जैसे अब मैं हूँ सर, फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ाती हूँ, होम साइंस की मैं लेक्चरर हूँ, तो मेरे कम से कम बेसिक अगर मैं होम साइंस की बात करूँ तो एक चूल्हा, एटलीस्ट एक चूल्हा, एक डिनर सेट, पकाने के सारे बर्तन, सिलाई मशीन, ये तो कम से कम प्रयोगशाला में होना चाहिए। सर मैं अभी प्रैक्टिकल लेने जाती हूँ या कहीं जाती हूँ, मुझे ये चीजें नहीं दिखाई, नहीं मिलती हैं। साथ ही साथ सर उन उपकरणों को प्रयोग करने के लिए, उन उपकरणों का काम किस तरीके से किया जाएगा, उनको संभालने के लिए लैब अटेंडेंट की जरूरत होती है। लैब ही नहीं है सर, तो लैब अटेंडेंट तो बहुत दूर की बात है। फिर तीसरी चीज आ जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है शिक्षा। आप यकीन मानिए सर, कम से कम एक क्लास में 200 बच्चा है, 250 बच्चा है, मगर टीचर एक है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि उच्च शिक्षण संस्थान में 200 बच्चों को कोई यूजी भी पढ़ा लेगा, पीजी भी पढ़ा लेगा, सारे प्रयोग भी करा लेगा, और साथ ही साथ एनईपी में जितनी भी प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीजें लॉन्च हुई है, वोकेशनल लॉन्च हुआ है, वो सब कुछ करा लेगा। क्या ये संभव है एक व्यक्ति के लिए कि वो 200 बच्चों के साथ न्याय कर पाए? हम मनु जी। ये सब सर, ये बेसिक चीजें नहीं है। साथ ही साथ गैर शैक्षणिक सदस्यों की योग्यता भी नहीं है। बच्चा जो आप बता रहे हैं सर कि रूरल एरिया का है, जो फीस नहीं दे पा रहा है,
यातायात की सुविधा भी नहीं है, उसको 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल करके कॉलेज तक पहुंचना होता है। तो सर शिक्षा में बहुत सारी चुनौतियां हैं, इस समय बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं। हम शिक्षक की तो बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें तो हम वो गुणवत्ता नहीं दे पा रहे हैं जिस चीज की सोच सरकार हमारी आज की तारीख में कर रही तो मनु जी, आपसे, आप तो अभी जुड़े हैं, तो आपको बता दें कि अब तक जो बातें हो रही जी थी, इसमें नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जी भी सर। बातें हुई। आज जो पीएम मोदी ने तीसरी वर्षगांठ के मौके पर कहा है, उसके बारे में भी बातें हुई है। फिर यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात की जी बातें सर। भी हुई, शिक्षकों की नियुक्ति जो हो रही है उसको, उस मसले पर भी बातचीत भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या होता है ना, कि शिक्षा की जो मूलभूत जरूरतें हैं, है ना, उस जरूरतों को पूरा किए बगैर शिक्षा में स्तर की बात तो होती है, परीक्षा फल की बेहतरी की बात हो, कि अच्छे परिणाम आए, सब कुछ हो, बावजूद इसके अगर कुछ जी सकारात्मक सर। होता नहीं दिखता है, तो सारा दोष शिक्षकों पर ही मढ़ा जाता है। ठीक है ना। अभी बिहार में ही मामला आया है, जी यहाँ शिक्षकों की बहाली होनी है, तो इसमें कहा गया कि भाई पूरे राज्य से जी डोमिसाइल का मामला है, होता है ना, राज्य स्तर पर जो नियुक्तियां होती है, तो राज्य सरकार के स्तर पर, तो उसमें कहा कि नहीं, जी पूरे सर। देश देश से अभ्यर्थी शामिल जी होंगे। उसमें बातें कही जी गई जी कि भाई चूंकि हमारे यहाँ जी योग्य शिक्षक नहीं मिल जी पा रहे, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं शिक्षक बहाली के लिए। तो भाई एक तरफ अगर सरकार जी दावा जी कर रही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मैंने एक हम उदाहरण बिहार का दे रहे हैं, जी दूसरे जी राज्यों पर भी ये बात लागू होती है। और दूसरी ओर आप कह रहे जी हैं कि हमारे राज्य में ऐसे अभ्यर्थी ही नहीं है जो योग्य हो, खास करके विज्ञान विषयों के लिए बातें कही गई है। तो जिस जी कॉलेज में अभी फरहाद जी ने भी कहा कि जहाँ प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं हो, आप विज्ञान विषय पढ़ा देंगे, उनको डिग्री दे देंगे, बिना प्रैक्टिकल के नंबर तो दे ही दिया जाता है, तब तो उसमें प्रैक्टिकल में पास होते हैं, उनको डिग्री मिलती है, सब कुछ होता है। तो ये अगर यहाँ का शिक्षा मंत्री अगर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ योग्य अभ्यर्थी की कमी है शिक्षक के लिए, इसीलिए हमने दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी द्वार खोल दिए हैं, तो ये तो बातें कहीं ना कहीं हास्यास्पद हो जाती है, हास्यास्पद होती है। तो आप इसको जी सुधार के लिए कुछ रास्ता, कुछ आपको अगर दिख रहा हो तो इसको सुझाइए, कुछ सलाह सुझाव दीजिए, जिससे सरकार को भी लगे कि नहीं भाई, इस पर हम अमल करके कुछ बेहतर कर सकते हैं, सिर्फ बातें न हो, बातें धरातल पर भी दिखें। जी। अ, सबसे पहले तो रंजन जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पैनल डिस्कशन में शामिल किया। और आपने बताया ही कि आज तीसरी वर्षगांठ है हमारी, जब हमने 3 वर्ष हो गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को स्थापित की है। 3 वर्ष अगर सही कहें तो एक लंबा काल होता है, भले ही 75 वर्ष की आजादी के अपेक्षा करें तो उस हिसाब से कम है, पर 3 वर्ष भी बहुत लंबा काल है कि आप किसी नीति को अपनाएं और उसका मूल्यांकन करें। आपने जो बिंदु उठाया है, अगर अब आपके विषय पे आते हैं हम, तो निश्चित ही राज्य शासन को सोचना पड़े कि वो सरकार की पूरी झूठ बोलने की क्षमता कैसे रख रही है। सबसे पहला मेरा, मैं एक पूर्व में जो आपने चर्चा में मैं शामिल था, कि मेरा ऐसा मानना है कि राज्य शासन के दो, या शासन के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं। एक होता है स्वास्थ्य और दूसरा होता है शिक्षा। जी स्वास्थ्य की चर्चा, आपको मालूम है, स्वास्थ्य की चर्चा के लिए भी एक अलग से डिस्कशन की आवश्यकता पड़ जाएगी अगर स्वास्थ्य की स्थिति की जी चर्चा करें तो। पर चूंकि हम अपने अपने विषय पर केंद्रित होंगे, शिक्षा। शिक्षा सबसे बड़ी अगर भविष्य निर्माण के लिए हम कहें एक व्यवस्था है तो शिक्षा है, जो भविष्य का निर्माण करती है। परंतु सबसे अपेक्षित अगर सरकार के या सबसे निचले क्रम में प्रायोरिटी के, प्राथमिकता के अगर किसी किसी विषय को रखा गया है तो वो दुर्भाग्य कमोवेश शिक्षा है। अभी आपने सेल्फ फाइनेंस की बात करी थी, वहां से शुरू करूंगा, फिर आपके प्रश्न पे आऊंगा मैं, जी जी कि शिक्षा, सेल्फ फाइनेंस व्यवस्था केवल और केवल सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है,
आर्थिक रूप से उन्हें जो सहयोग करना चाहिए शैक्षणिक व्यवस्था के स्तर को सुधार करने के लिए, उससे बचना चाहती, इसलिए उसने व्यवस्था कर दी कि आप सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज का संचालन कीजिए। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, ये बताइए, सामाजिक दायित्व है सरकार का शिक्षा प्रदान करना, और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के माध्यम से, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स हमेशा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पे चलते हैं कि आप जितना, उसका जैसा नाम है उसका, सेल्फ फाइनेंस, स्वपोषित, आप उतने विद्यार्थी या उतनी फीस रखिए जितने आपको आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आप अपनी स्थितियों को संचालित कर सकें। इसका अर्थ यह है कि आप या तो फीस ज्यादा रखिए या विद्यार्थी ज्यादा हो, क्योंकि एक पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी और अर्थ सरकार प्रदान नहीं करेगी। मतलब क्या हो गया कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच गई और स्वतंत्र छोड़ दिया है कि आप सेल्फ फाइनेंस कोर्स खुला कीजिए, सेल्फ फाइनेंस कोर्स को चालू कीजिए और आप अपना संचालन कीजिए, अपने स्तर पे कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार एक बहुत बुरा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है, अपने सामाजिक दायित्वों से बचने का प्रयास कर रही है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स, भारत जैसी व्यवस्था जहां पे आर्थिक दृष्टि से एक बड़ा वर्ग, मैं बोलना चाहता हूं, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं भाई साहब कि 80 करोड़ लोगों को हम जहां पे भोजन प्रदान कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी बिल के माध्यम से, वहां आप अपेक्षा कर रहे हैं कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स के माध्यम से उनके बच्चे पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि सरकार कुछ ज्यादा ही अपेक्षा कर रही है, या ये समझिए कि, और अभी की वर्तमान सरकार ही नहीं, ये कमोवेश पूरे जब से भारत आजाद हुआ है तब से इस प्रकार की प्रवृत्ति का निर्माण हो चुका है। धीरे धीरे सेल्फ फाइनेंस की धारणा बाद में निर्मित हुई, पर लगभग धीरे धीरे कि हम कैसे फंडिंग को कम करें, कोठारी कमीशन ने कहा था, पर उसके उसके उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार उन्होंने कभी उतनी फंडिंग प्रदान नहीं करी है और अभी भी नहीं कर रहे हैं, भले ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हो गया हो। तो एक तो ये है सेल्फ फाइनेंस कोर्सों को लेकर। दूसरी जो आपने जो बिंदु उठाया है उसमें मेरा ऐसा मत है भाई साहब कि मैं क्यों कह रहा हूं, अभी हाल का उदाहरण, अभी 4 दिन पहले का उदाहरण, कि आपके बिहार और झारखंड से बहुत उर्वरक दिमाग है बच्चों का, बहुत ज्यादा उर्वरक दिमाग है, वहां से बच्चे पलायन कर रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था को देखकर। मालूम नहीं क्यों मंत्री महोदय कहते हैं कि अच्छे विद्यार्थी मिल नहीं रहे हैं, इस कारण से हम दूसरे राज्य के विद्यार्थियों के लिए हम द्वार खोलना चाहते हैं, जबकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि शिक्षा बौद्धिक रूप से बहुत विकसित है आपका बिहार और झारखंड, और अपनी इस आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं बिहार के लोग, मतलब शैक्षणिक व्यवस्था के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं बिहार के लोग, तो वो अपनी इस उत्कंठा की पूर्ति करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। कि महोदय मामले कौन सा चश्मा क्या देख के वो कहते हैं कि वहां पे कर हो रही है छात्रों की, इस कारण हम कि छात्रों को बुलाएंगे, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, अपनी गलती क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है, शैक्षणिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें कॉलेजों को निर्माण करना ढंग से, उन्हें उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है पर्याप्त अनुपात लाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करना, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात है इन सबको संचालन करने के लिए अर्थ मुहैया कराना। ये चारों चीज में अगर सही कहें तो बिहार सरकार तो फेल है ही, पर कमोवेश यह स्थिति लगभग भारत के हर राज्यों में आ रही है। और बिहार में ये कहना तो मुझे लगता है बड़ा अनुचित होगा कि विद्यार्थियों की कमी है, क्योंकि अभी एक छोटे से उदाहरण के साथ, कि अभी 3 या 4 दिन पहले ही आपके बिहार से ही मुझे फोन आया था कि हमारे यहाँ वो एडमिशन लेना चाहते हैं। मैंने पूछा क्यों भाई, वहां तो बहुत, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, कोई दो मत नहीं है, पूरे भारत भर में फैले हुए हैं नौकरी के माध्यम से, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, तो शिक्षा वहां क्यों नहीं ग्रहण करना चाहते। तो उन्होंने बताया, उस विद्यार्थी ने बताया कि भाई साहब, एक छोटा सा उदाहरण स्कूल स्तर का, कि मैं आर्ट्स का विद्यार्थी था, मुझे मजबूरी में इन लोगों ने 11वीं मैंने आर्ट्स में करी थी और मुझे 12वीं इन्होंने साइंस से करा दिया। अरे मैंने कहा कि ये तो संभव हमारे यहाँ नहीं हो पाता। और कहता है कि परीक्षा जब हुई 12वीं की तो उसके 2 महीने पहले मुझे सूचित किया कि आपके ये विषय हैं। सब मुझे ऐसा लगता है कि ये बेईमानी होगी कहना कि बिहार में विद्यार्थियों की कमी है। पूरे भारत भर को पोषित कर रहा है बिहार का विद्यार्थी, न केवल
शिक्षक जब वो विद्यार्थी के रूप में जब आता है दूसरे संस्थानों में, और जब वो विद्या ग्रहण करने के उपरांत नौकरी में आता है, तब भी पूरे भारत भर में फैले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो अनुचित है उनका कहना। तो मोहंती जी, आप आपके साथ जुड़ते हैं। आप ये अब देखिए, होता क्या है ना कि एक आत्म गौरव बोध की जो बातें होती है, अब खास करके बिहार के प्रदेश में, चूंकि आप भी पड़ोसी राज्य कहीं है, कोई दूर के नहीं है, तो जो बातें होती है, जब देखें कि ओपीएससी का रिजल्ट आया, कुछ हुआ, तो बिहार से आ गए, टॉपर की सूची में है, टॉप 10 में है, ये है वो है, तो सब मिल के आते ही फला जाति के हैं, ये हमारे बिहार के हैं, फलाने जिले के हैं, मुख्यमंत्री तक बधाई देने लगे। और हम लोग तो देते ही हैं, लेकिन वहाँ यह कहीं नहीं देखने की चिंता होती है कि जो भी लड़के हैं जिन्होंने गौरव बढ़ाया है, जिनसे आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिनकी उपलब्धि से, उस उपलब्धि को हासिल करने में सूबे का क्या योगदान है, ठीक है ना, सूबे की सरकार का क्या योगदान है। वो तमाम पलायन किए बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जो शिक्षा के लिए या तैयारी के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, है ना। बातें हो जाएगी कि ना हमारे यहाँ पुराना विश्वविद्यालय तकसीला है, क्या क्या सब की बातें होती है, लेकिन उस गौरव को बहाल रखने की दिशा में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये सिर्फ बिहार की ही समस्या नहीं है, कमोबेश से पूरे देश की समस्या और हर एक राज्य की समस्या है। तो हम बात कर रहे थे कि दोष जो है ना, हमेशा कटघरे में शिक्षक को ही खड़ा करना, ठीक है। जो अस्थायी शिक्षक हैं, जो ठीक है, जो उनका जो मानदेय है, जो तय मानदेय है सरकारी स्तर पर, जो एक प्रतिष्ठित मानदेय है, वो पाने वाले हों या फिर घंटी आधारित शिक्षक हों, दोष सबों पर बराबर डाला जाता है कि भाई कहीं ना कहीं कसूरवार आप हैं, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कुछ नहीं हो रहा है तो। ये प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक की बात है। लेकिन शिक्षकों के मनोविज्ञान को समझने की बात है, उनके सुविधाओं की समझने की बात है, उनके गरिमा का ख्याल रखने की बात है, इस पर कहीं कुछ नहीं होता है। तो यह जो जरूरत है, इस जरूरत को आप महसूस करते हैं एक शिक्षक के रूप में, या और फिर क्या कुछ सुधार होना चाहिए, इस पर कुछ अपना विचार बताइए। अ, राकेश जी नमस्कार। सुन पा रहे हैं मुझे ठीक से? जी मुझे सुन पा रहे हैं ठीक से? हाँ, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। हमें राकेश जी नमस्कार, सबको नमस्कार। सबको बधाई, आज तीसरी एनिवर्सरी है, बोलते सालगिरह है एनईपी का। बहुत सारे बिंदु हैं, जैसे कि पहले हम कहे कि बिहार की बात, मुझे जहाँ तक तजुर्बा है, हम जेएनयू से पढ़ते समय से मेरे जो बिहार के जो दोस्त रहते हैं, वो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे तेज दिमाग वाले हैं, अच्छे नॉलेजेबल हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बिहार में बिहारी लोकल स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे हैं, टीचर बनने के लिए कैंडिडेट्स पर्याप्त नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये सरासर गलत है। अ, कुछ गड़बड़ है, उसको देखना पड़ेगा। और वहाँ के राज्य के सरकार को इसके मामले में बहुत सारे कार्य करना बाकी है। वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, या उसमें जो भर्ती हो, या जो रिक्रूटमेंट हो, उसमें भी सुधार लाने की बहुत सारी जरूरत है। और उससे पहले मैं बोलूं, जैसे कि आप सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के बारे में बोले, वो तो बिल्कुल सही, मनु जी बिल्कुल सही बोले। सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के लिए पूरा हम 100% लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि कुछ हद तक मैं भी, जैसे कि उड़ीसा में अभी गवर्नमेंट ने एक कैप लगा दिया, 20% सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स हो सकता है। इसलिए क्योंकि हमें विश्व गुरु बनने के लिए, ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए, जैसे कि अभी तो हमारा अर्थनीति ब्रिटेन को भी ऊपर चला गया, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, तो फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड को देखते हुए थोड़ा बहुत हम इसी मामले में भी पहल करना चाहिए सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के बारे में। ये नहीं कि पूरा टोटल लागू कर दें, लेकिन कुछ परसेंटेज हम स्लोली स्लोली कर सकते हैं। जिनके पास पैसा है या जो भी सुविधा है, में भी कुछ परसेंटेज तक सेल्फ फाइनेंस कोर्स लागू कर सकते हैं। और जैसे कि राकेश जी बोले, जो टीचर्स की गरिमा, टीचर्स की ये मैं क्या बोलूं, खुद मैं तो जानता हूँ। कुछ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, कुछ कुछ आईआईटी हो गया, आईएम हो गया, छोड़ के मुझे लगता है कि कोई भी राज्य का यूनिवर्सिटी या दूसरे जगह यूनिवर्सिटी, वहां जो शिक्षक होता है, उसका गरिमा के ऊपर तो बहुत ज्यादा क्या बोला, आक्रमण या कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। यहाँ तो कुछ बोलेंगे फिर भी राज्य में, यहाँ जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में बोलने का भी आजादी है,
यहाँ तो उतना भी नहीं है, मतलब सारे राज्य में। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसीलिए शिक्षा की गरिमा छोड़िए, ऑटोनॉमी भी नहीं है कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ के। इसके बारे में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता होता है ये डर डर के काम करेगा तो फिर वो बेचारा क्या पढ़ाएगा, क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्या बच्चों को कैसे मतलब चरित्र निर्माण करेगा। लेकिन इस मामले में मुझे भी थोड़ा अपने तरफ से भी थोड़ा आत्मालोकन, आत्ममंथन करना चाहिए। मैं थोड़ा अलग पहलू बोल रहा हूँ टीचर के तरफ से भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी शिक्षक संगठन, जैसे कि मैं डीयू में काम कर रहा था, जेएनयू में पढ़ा हूँ, लेकिन फेडरेशन फेडकूटा, फेडरेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, टूटा दिल्ली में टीचर्स एसोसिएशन, जेएनयूटी है, कोई भी आज तक, जैसे कि मुख्य स्थिति है एनईपी को सफल बनाने के लिए भी फेयर, मेरिट बेस्ड, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, जहाँ के सबसे अच्छा जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, उसको रिक्रूट हो जाए, नियुक्ति हो जाए, तो फिर देखिए आधा आधा समस्या भी हल हो सकता है। लेकिन आज तक मुझे, मेरे जानने में, कोई भी शिक्षक संगठन या कोई भी शिक्षक गुट मेधा आधारित चयन प्रक्रिया को कोई भी समर्थन नहीं किया। ये तो होता है कि मैं जो बोलता हूँ फिर गुस्सा करते हैं शिक्षक संगठन। इसलिए हमको भी ये मामले में देखना पड़ेगा कि मेरिट बेस्ड टीचर्स रिक्रूटमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाइवोटल। ये देखिए, जैसे कि एनईपी की बात किया जा रहा है, अब जो भी हम लोग जो भी बोल रहे हैं उसको लागू कौन करेगा? एक शिक्षक लागू करेगा, पढ़ाएगा क्लासरूम में, तो फिर वो सफल हो पाएगा, जो भी पॉलिसी से शिक्षा नीति है। लेकिन जो शिक्षक चयन प्रक्रिया वो कब पारदर्शी होना चाहिए या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, और उसे हम शिक्षक उसको समर्थन करना चाहिए या और नहीं चाहिए।